हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस कड़ी में पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। उसी में हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का आगे। इसके पहले हम आप लोगों को सेंटेंस तक चर्चा कर दिए थे। तो चलिए स्टूडेंट, सेंटेंस तक चर्चा हो गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस को आप यदि बंटवारा करते हैं तो सेंटेंस को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब हुआ कार्य, मतलब ये कार्य के आधार पर हम उसको बांटते हैं। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर बांटते हैं। ये सेंटेंस के दो प्रकार होता है। और जनरली हम लोग सेंटेंस को जनरली हम लोग फंक्शंस के आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाइएगा आप तो स्ट्रक्चर के आधार पर भी पढ़ना होगा। तो देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम दो प्रकार से आपको लेकर चलते हैं। एक आप पढ़िए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। मतलब सेंटेंस जो हुआ कार्य क्या करेगा, इसके आधार पर आप सेंटेंस को कितने पार्ट में रखिएगा। और दूसरा इसको ए कर दीजिएगा, दूसरा ये बी में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और ये हुआ दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर ये सेंटेंस कैसे कार्य करता है, इसके आधार पर ये 5 सेंटेंस होते हैं। हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। यानी फंक्शंस के आधार पर सेंटेंस जो होता है 5 होता है। और हम देख सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं 4 होते हैं। दोनों देख लेते हैं, उसके बाद दोनों का वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे, आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक इसमें हम लिख सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यानी कि फंक्शंस के आधार पर 5 होते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो एक नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, एक नंबर में आ जाता है एसर्टिव, और हम इसको कह सकते हैं डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी भी दे देते हैं स्टूडेंट्स आप सबको। देखिए, एसर्टिव सेंटेंस, इसको हम कह सकते हैं कथनात्मक वाक्य, या इसको कह सकते हैं हम विधि सूचक वाक्य। ठीक है। दूसरा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ प्रश्न वाचक वाक्य। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इरेज करके ऊपर लिख देते हैं। ये 3 नंबर में आप यहां लिख लीजिएगा
डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। चौथा हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कह सकते हैं इच्छार्थक वाक्य। पांचवा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको आप कह सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 प्रकार का सेंटेंस हुआ, किसके आधार पर? फंक्शंस के आधार पर। फंक्शंस के आधार पर का मतलब हुआ कि ये कार्य कैसे करेगा, कार्य के आधार पर इसकी बंटवारा की गई है। और यही हम स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं, तो उसके हम फॉर्म को देखेंगे कि उसके फॉर्म क्या होता है। चलिए इस यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, इस पर हम लिख सकते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ sentences on the basis of structure। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप हिंदी, यदि आपको हिंदी दिक्कत होगी तो हम इसका हिंदी बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। लिख देते हैं, देखिए इसको, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ऊपर लिख देते हैं हम, ये देखिए क्या बताए हम कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो ये 4 प्रकार कौन कौन सा होता है? एक देखिए, एक होता है सिंपल सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और इसको हम कह सकते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड कीजिए सेंटेंस को एक फंक्शंस के आधार पर, मतलब कार्य के आधार पर। वो कार्य देखिए कि कार्य क्या कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, यदि कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है तो उसका कार्य हुआ प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। कोई किसी को आदेश दे रहा है तो वह आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। कोई इच्छा का बोध कर दे रहा है तो इच्छार्थक वाक्य। तो ये फंक्शंस के आधार पर हो गया। और यहाँ आपको जो अभी हम बताए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो इस स्ट्रक्चर के सेंटेंस के बनावट के अनुसार आपको देखना होगा कि कौन सिंपल सेंटेंस है, कौन कंपाउंड सेंटेंस है, कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पहले हम बंटवारा कर दिए कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पर 5, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर 4। अब दोनों को हम लोग वन बाय वन उसको समझेंगे कि आखिर ये फंक्शंस के आधार पर जो 5 सेंटेंस होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसका फंक्शंस क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शंस के आधार पर जो 5 सेंटेंस था उसमें क्या था? एसर्टिव सेंटेंस,
दूसरा क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा था ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा था एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी किसी ग्रामर में देखिएगा कि वहां दिया होगा स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, ठीक, एक्सक्लेमेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ये पुराने ग्रामर के अनुसार हम लोग करते हैं। लेकिन नए ग्रामर में, आधुनिक ग्रामर में, आप स्टेटिव सेंटेंस को आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्टेटमेंट। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट। तो हम स्टेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बदले आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस के बदले आपको मिल जाएगा कमांड, और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव दोनों के बदले आपको मिल जाएगा एक्सक्लेमेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, और हम कह सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यानी कि आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड और चौथा एक्सक्लेमेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी को पुराना जो ग्रामर है, इसी को ये 4 प्रकार ऐसे कर देता है। स्टेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन कहता है, इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड कहता है, और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन कहता है। तो ये 4 हो गया। तो आप या तो इसको डिफाइन कीजिए या इसको, बात सेम ही है। या तो इंट्रोगेटिव को कीजिए चाहे क्वेश्चंस को कीजिए, बात सेम ही है। अब देखिए इसको, सिंपल सी है, आप फंक्शंस के आधार पर इसको डिफिनीशन भी समझ जाएंगे आसानी से। देखिए असर्टिव सेंटेंस मतलब जो स्टेटमेंट को दर्शाएगा, यानी कि द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट इज नोन एज एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट को बताएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन दैट मीन्स जो वाक्य क्वेश्चंस को पूछेगा, प्रश्न को पूछेगा, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज या इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है कमांड। जो कमांड का मतलब होता है आज्ञा, आदेश, ठीक है, जो आज्ञा आदेश का पालन करता है, आज्ञा आदेश को दर्शाता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में दे सकते हैं कि द सेंटेंस विच शोज कमांड इज नोन एज एन इंपरेटिव सेंटेंस। और इस ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी, देखिए स्टूडेंट्स, आपको पुराने ग्रामर में ऑप्टेटिव को अलग और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को थोड़ा सा अलग समझना होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जो क्या करता है, प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप को दर्शाता है। यानी कि द सेंटेंस विच शोज प्रे, प्रे, विश, कर्स, ठीक है, प्रे, विश, कर्स, ब्लेस इज नोन एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जो प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या श्राप को दर्शाता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सम सडन फीलिंग ऑफ हॉट को दर्शाता है, यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ हॉट इज नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो क्या करता है, सम सडन फीलिंग ऑफ हॉट को दर्शाता है, अचानक मनोभावना को दर्शाता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसी को एक्सक्लेमेशन कहता है। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे हम इसके पहले आपको बताए थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश में कि हम लोग इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो आप चाहे आप 6 क्लास में पढ़ते हो, 7 क्लास में हो, 8 में हो, 9 में, 10, 11, 12 या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर होगा। एकदम हम जीरो लेवल से लेकर के आप लोगों को चलेंगे कि कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो बेसिक से चल रहे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे ये चैनल जो है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव का इसके पहले हम बता दिए थे आपको कि ये क्या होगा, स्टेटमेंट। क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट।
तो ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। तो ये क्या करता है, किसी स्टेटमेंट को दर्शाता है, किसी व्यक्ति के उसके स्टेटमेंट मतलब उसके कथन को दर्शाता है। तो सिंपल स्टेटमेंट को, जो सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट को दर्शाता है वह असर्टिव सेंटेंस होता है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में डबल आ जाता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस ऐसे आप लिखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप, हम इंग्लिश में भी डिफिनेशन दे रहे हैं, हिंदी में भी देंगे, और एक एक लाइन इंग्लिश भी यूज करेंगे। आप भी धीरे धीरे अंग्रेजी यूज कीजिए और धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ से आप मेरे साथ यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कहा ये सेंटेंस बीच एक्सप्रेसेज एक्सप्रेसेज ऐसे कर देते हैं। यहाँ देखिए, उससे भी सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, मेक्स अ स्टेटमेंट। ये सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन assertive सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इस डिफिनीशन को देखिए, डिफिनीशन क्या है, आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये सेंटेंस, वैसा सेंटेंस, विच, विच का देखिए स्टूडेंट्स, आप पढ़िएगा तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आप पढ़िएगा, जब आगे बढ़िएगा तो इसका मतलब समझ में आएगा। अभी आप समझिए कि इसका मीनिंग होता है जो। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे आपको हु मिल जाएगा, वाट मिल जाएगा, विच मिल जाएगा, दैट मिल जाएगा, ऐसा सब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आप आगे बढ़िएगा तो इसका समझिएगा, आगे पढ़ाएंगे प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो सबका मीनिंग होगा जो। अभी इतना ही समझिए कि इन सबका मीनिंग होगा जो। अब आप कहिएगा कि सर हमने तो हु का मतलब कौन पढ़ा है, हु मतलब कौन, वाट मतलब क्या, विच मतलब किसे। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये भी होता है, लेकिन कब, जब यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है तब। जैसे आप इसका जब हम प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करेंगे तो हु का मतलब कौन होगा, व्हाट का मतलब क्या होगा। लेकिन जब इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे तो इसका मीनिंग, सबका मीनिंग होता है जो। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, आप इतना ही अभी समझिए, धीरे धीरे हमारे साथ चलिए, आपको अंग्रेजी बेहतर होगा, आपका अंग्रेजी निश्चित रूप से सुधरेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इसका मतलब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, मतलब वैसा सेंटेंस जो, मेक्स मतलब बनाना, स्टेटमेंट मीन्स कथन, वैसा सेंटेंस जो कथन को बनाता है, मतलब एक कथन देता है। मेक्स की जगह पर हम गिव्स भी कर सकते हैं, एक्सप्रेसेज भी कर सकते हैं, इंडिकेट्स भी कर सकते हैं, सोच भी कर सकते हैं। देखिए इसमें अपना एक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की भंडार होना चाहिए कि हम इसको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करें। इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। यहां हम लिख सकते हैं इज नोन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इज नोन एज, मतलब उसे असर्टिव सेंटेंस जाना जाता है, बात सेम ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ और हाँ स्टूडेंट्स, आप यदि अशोक सर के चैनल पर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो अपलोड है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं ऐसे, इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर, इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर छपरा। यदि आप YouTube पर जाकर के इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर छपरा सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां भी वीडियो अपलोड है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ बेसिक से चल रहा है, तो आप वहां भी अंग्रेजी का स्टडी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो जाइए मेरे चैनल पर इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर छपरा, और उस चैनल को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि ए सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ, वैसा सेंटेंस जो, ठीक है। स्टेटमेंट, आप समझिएगा, स्टेटमेंट मीन्स कथन, को दर्शाता है या बनाता है। देखिए यहाँ दर्शाता है भी कर सकते हैं, सोच, यहाँ सोच करेंगे तो दर्शाता है, या यहाँ आप मिक्स है, मिक्स किए हैं तो बनाता है भी कर सकते हैं। वैसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट को बनाता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है।
उसे कौन सा सेंटेंस कहिएगा स्टूडेंट्स? असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए ये सेंटेंस तो डबल होता है, ये असर्टिव सेंटेंस दो होता है। इसमें लिख सकते हैं आप एकदम, आइए जीरो लेवल से, असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। देखिए एक स्टूडेंट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इसका मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। देखिए स्टूडेंट्स यदि हमारे ग्रामरियन के द्वारा जो इसका नामकरण किया गया है, इसके फंक्शंस के आधार पर, कार्य के आधार पर ही नामकरण किया गया। देखिए स्वीकारात्मक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंस देता है, स्वीकार कर रहा है। नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो जो सेंटेंस आपको पॉजिटिव सेंस देगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो सेंटेंस आपको नेगेटिव सेंस देगा वो नेगेटिव सेंटेंस। तो जो सेंस देगा, अब देखिए स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि आप नॉट का मतलब ही नेगेटिव मत समझिए। जो सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस देगा वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव सेंस देगा वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए यदि आप इसके अर्थ को समझते हैं तो डिफाइन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम डिफाइन करते हैं। अब एक में है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ नीचे हिंदी लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ हिंदी नहीं लिख रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ? ए सेंटेंस which expresses positive sense, पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव सेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट सिंपल सा वैसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस देता है, क्या करता है? जो पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है, पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। कई को मीनिंग हो सकता है, इंडिकेट्स कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं, गिव्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वैसा सेंटेंस, सेंटेंस में स्टूडेंट्स यहाँ वाक्य होगा, हम कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश लिख रहे हैं, धीरे धीरे आप भी अंग्रेजी सीखिए। वैसा सेंटेंस जो ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव अर्थ। देखिए स्टूडेंट सेंस का मतलब अर्थ, पॉजिटिव अर्थ देता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस देगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम कहते हैं आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं इस कार्य को कर सकता हूं। तो क्या सेंस हुआ? पॉजिटिव, मतलब मैं इस कार्य को कर सकता हूं। लेकिन वही हम कहें आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं, तो वो निगेटिव सेंस हो गया। तो ये क्या हुआ? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह अंग्रेजी बोलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। हम कहें ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग अफर्मेटिव से भी नेगेटिव बनाने के लिए पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो पहले आप सेंटेंस को जान लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद इस चैनल पर आपको हर चीज मिलेगा, धीरे 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 बेसिक लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक के प्रत्येक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप
इस चैनल के साथ बने रहिए और स्टडी अच्छे तरह से स्टडी करते रहिए, आपको प्रत्येक टॉपिक मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया जितना, जैसे हम कहते हैं सीता कुक्स फूड। अब जितना भी आप इस पर एग्जांपल्स दे सकते हैं, जो भी सेंस पॉजिटिव देगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और जो सेंटेंस निगेटिव सेंस देगा वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो सिंपल सा इसमें हम दे सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आगे इसको भी देखते हैं। इसमें दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, हिंदी इसका नीचे लिख दिए थे, मतलब जो नकारात्मक निगेटिव सेंस को देता है। क्या करता है? जो निगेटिव सेंस को देता है। यहां सीधे लिखिए, ये सेंटेंस टोटल का डिफिनेशन एक ही जैसा दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सीधा कीजिए, ये सेंटेंस विच expresses negative sense। negative sense is called a negative sentence। मतलब वैसा सेंटेंस जो निगेटिव सेंस को देता है, नकारात्मक अर्थ को देता है, वैसा सेंटेंस जो नकारात्मक। देखिए स्टूडेंट्स, ये निगेटिव को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, निगेटिव नकारात्मक अर्थ को देता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए नकारात्मक अर्थ को देता है। अब सिंपल सा देखिए, जैसे हम लिखे थे उसमें कि आई कैन डू दिस वर्क, यहां हम लिख सकते हैं आई कैन नॉट डू दिस वर्क। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं, तो ये निगेटिव सेंस हुआ। देखिए जैसे हम कहें आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, निगेटिव सेंस हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सा स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे समझते हैं कि जिसमें नॉट या नो लगा रहे वही निगेटिव सेंस होता है। ऐसी बात नहीं है। देखिए आपको हम वो भी समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें आई हार्डली नो हिम। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। आई हार्डली नो हिम, हम कह दे कि आई हार्डली नो हिम, तो इसमें तो कहीं नो या नॉट नहीं है, तो क्या यह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा? नहीं स्टूडेंट्स, ये निगेटिव सेंटेंस होगा। हार्डली जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब होगा मैं शायद ही उसे जानता हूं, दैट मीन्स मैं उसे नहीं जानता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह धीरे धीरे जब हम लोग जीरो लेवल से जब ऊपर उठेंगे, तो ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे ऐसी चीज बताता चलूंगा ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए इस चैनल पर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम लोगों का प्रयास रहता है कि बच्चों को रटने वाली विद्या से दूर हटा करके बच्चों को ऐसे समझ पैदा की जाए ताकि बच्चे एक बार पढ़ें तो लाइफ टाइम याद रहे। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि मैं शायद ही उसे जानता हूं, मैं शायद ही उसे जानता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं शायद ही उसे जानता हूं, दैट मीन्स मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं के बराबर जानता हूं। तो ऐसे हार्डली जो आ जाए, हार्डली, स्कार्सली। देखिए टाइम में हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन टेक्स्ट में आता है, इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना होता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि इसे जनरली नियम होता है कि जब ये स्टेटमेंट जो हुआ अफर्मेटिव हुआ तो क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव होता है, तो बच्चे इसको अफर्मेटिव सेंटेंस समझकर यहाँ निगेटिव कर देते हैं। इसलिए सेंटेंस की ज्ञान आवश्यक है। जैसे हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, स्कार्सली भी निगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिटिल हुआ, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सॉरी लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू जो होता है वो दोनों को दोनों निगेटिव होता है। देखिए इसमें
हम लिख सकते हैं, जैसे आई हैव लिटिल मनी, जैसे हम कहते हैं आई हैव लिटिल मनी। तो देखिए आई हैव लिटिल मनी, आप जब एडजेक्टिव पढ़िएगा तो एडजेक्टिव में आता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो आप समझिएगा आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। तो ये सेंस देता है लिटिल। तो लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम कह सकते हैं शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, देखिए यहाँ सी हैज फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू ही हमारा निगेटिव होता है, मतलब उसके पास नहीं के बराबर दोस्त हैं, मतलब उसके दोस्त नहीं हैं, उसके नहीं के बराबर दोस्त हैं। तो ऐसे फ्यू हुआ, लिटिल हुआ, हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स वर्ड होता है जो निगेटिव सेंस को देता है। तो आप समझिए ये भी निगेटिव सेंस देता है, ये भी निगेटिव सेंस देता है, ये भी निगेटिव सेंस देता है, ये सब के सब निगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे जनरली आप मत समझिएगा कि जब नो या नॉट लगा हो तभी निगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपके भविष्य के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए आपको यदि यह अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आशा करता हूं कि आपको ये सर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स इसके पहले इसका हिंदी लिख दिए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए जो सेंटेंस प्रश्न पूछेगा वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम कह सकते हैं इसमें ए सेंटेंस which asks a question is called an interrogative sentence। सिंपल सा देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक हुआ, तो आप सिंपल सा समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस प्रश्न पूछेगा ना, जो सेंटेंस प्रश्न पूछेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो जहां भी आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके मतलब हम लिख सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जो सेंटेंस प्रश्न पूछता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप जैसे टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी आता है। तो वहां भी आपको मदद मिलेगा। जैसे देखिए जो सेंटेंस प्रश्न पूछता है, जैसे हम कह देंगे व्हाट इज योर नेम, हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो एक WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हम कह सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू आप कैसे हैं। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य यदि नहीं देते हैं तो पूरा सेंटेंस को गलत माना जाता है। यदि आप एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा तो आपका वो सेंटेंस, सब सेंटेंस सही हो लेकिन वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देना नेसेसरी है। चलिए जैसे ऐसे दे सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं। जैसे हम कह सकते हैं डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी क्या आप मुझे जानते हैं। तो ये देखिए सबके सब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा।
तो चलिए इसके बाद वाले हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद है क्या स्टूडेंट्स, 3 नंबर, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस में इसके पहले हम आपको हिंदी लिखे थे आदेशात्मक वाक्य, लेकिन यहाँ आपको हम यहाँ लिख रहे हैं कि आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध सूचक वाक्य। चूंकि देखिए इसमें ये 4 चीज बताता है। यहाँ आप लिखिए आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध सूचक वाक्य। अब यदि आप इसको ऐसे समझ जाते हैं कि आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध सूचक वाक्य, तो वैसा सेंटेंस जिससे आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सिंपल सा देखिए, आज्ञा, आज्ञा का होता है कमांड, आदेश का होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सलाह का एडवाइस और अनुरोध का रिक्वेस्ट। तो ये 4 चीज दर्शाएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं, ये सेंटेंस which expresses command, order, advice and request or request is called an imperative sentence। इसका मतलब क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, वैसा वाक्य जो आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध को दर्शाता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए सिंपल सा यहाँ हिंदी लिख दिया गया, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। वैसा सेंटेंस जिससे आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध को दर्शाता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्म होता है, ऊपर से इरेज कर देते हैं। आप इसके फॉर्म को ऐसे देख सकते हैं, फॉर्म इस रूप हुआ, ये फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाएं और नरेशन कैसे बनाएं। इसलिए सेंटेंस आप बेसिक चीज है, आपको जानना आवश्यक है, इसलिए अच्छे तरह से समझिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्म होता है। इसमें रिक्वेस्ट वाला में जैसे अनुरोध सूचक में प्लीज या काइंडली भी लगा रहता है। जैसे हम कहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहते हैं हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो इसमें हेल्प हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। अब वर्ब चैप्टर आप पढ़िएगा तो फाइनाइट वर्ब समझिएगा, फाइनाइट वर्ब क्या है, सीमित क्रिया होता है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में ब्रिंग हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए ये हेल्प द पुअर, ये एडवाइस दे रहा है, ये समझना होगा। सलाह दे रहा है, हेल्प द पुअर, एडवाइस, गरीब की मदद करो, ये आपका सलाह। ऑनर द ब्रेव, बहादुरों का सम्मान करो, ऑनर योर
टीचर्स, अपने टीचर का ऑनर करो, सम्मान करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। ये सब चीज जो होता है ना, ये स्टूडेंट्स के एडवाइस है, सजेशन है, सलाह दिया जाता है। और ये ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर है, आदेश है, ये गिलास पानी लाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। तो ये स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर है, आदेश है। तो यहाँ क्या हुआ, ये ऑर्डर हुआ। उसी प्रकार यदि प्लीज या काइंडली लगा रहा है, जैसे हम कहें प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, तो जिसमें प्लीज या काइंडली लगा रहा है, जैसे हम कहें काइंडली कंसीडर माई केस, तो इसमें ये प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, ये रिक्वेस्ट का सेंस देता है। दोनों एक क्या हुआ, रिक्वेस्ट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस से आज्ञा, आदेश, सलाह या अनुरोध का भाव व्यक्त होता है, वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं अशोक सर। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर, छपरा, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा। इस चैनल पर भी जा सकते हैं, इस पर भी वीडियो अपलोड होता है, धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस पर भी क्लास 6 से लेकर 12 तक के वीडियो मिलेंगे। क्लास 12 के इंग्लिश बुक का, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक का प्रोज और पोएट्री सेक्शन टोटल मिलेगा, और कॉम्पिटेटिव लेवल तक का भी इंग्लिश मिलेगा। तो आप इस पर भी जाकर के इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको दो और बच जाता है, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इसके पहले आपको हिंदी में लिखे थे इच्छार्थक वाक्य, जो क्या करता है, इच्छा को दर्शाता है। लेकिन यहां हम आपको लिखेंगे प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, या प्रार्थना या शराब, या शराब सूचक वाक्य। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिंपल सा समझ लेना है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या शराब। तो प्रार्थना का अंग्रेजी होता है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रे। इच्छा का होता है विश, आशीर्वाद का होता है ब्लेस, और शराब का होता है कर्स। आप इससे समझिए सिंपल सा लैंग्वेज में। वैसा सेंटेंस जो प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या शराब को दर्शाता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि आप इंग्लिश में भी इसको आसानी से लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, या सोच भी कीजिए, सोच एक्सप्रेसेज, सोच, प्रे, विश, ब्लेस और कर्स each called an optative sentence। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी परिभाषा याद नहीं करना है, डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको डेफिनेशन समझना है। क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को ऐसे समझाया जाए ताकि बच्चों को रटना ना पड़े। क्योंकि रटने वाली विद्या जो होती है, आप आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, आपको कठिनाई होगी। इसलिए अच्छे तरह से समझिए ताकि आपके इस मेमोरी में वह जाकर के अपलोड हो जाए, कभी डिलीट ही ना हो। तो आप अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये सेंटेंस विच सोच, प्रे, विश, ब्लेस और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। आसानी से हिंदी भी लिख सकते हैं। वैसा सेंटेंस
जो प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या शराब को दर्शाता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या शराब को दर्शाएगा वो क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आ रहा समझ में? अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें आप इसको फॉर्म देखिएगा ना स्टूडेंट्स, तो ये मे से शुरू होता है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अंत में रहता है नोट्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस फॉर्म पर ये चलता है। यदि सेंटेंस में ये मेन नहीं भी लगा हो, लेकिन उसका अर्थ जो है प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या शराब का हो, तो वह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा, में नहीं लगा हो तो ही। और स्टूडेंट्स ये समझिएगा कि में जो है यदि वाक्य शुरू में है तो आप ये ना समझिए कि में, कैन, कुड जो वाक्य शुरू में रहता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क्स होगा। यदि यहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क्स होगा तो समझिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये अर्थ देगा प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या शराब का। देख लेते हैं इस पर एग्जांपल्स। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं मे गॉड सेव द किंग। मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाएं। ये हमारा प्रार्थना होगा, हमारी इच्छा होगी कि भगवान राजा को बचाएं। ठीक है। जैसे हम कहें मे यू गेट ए गुड जॉब, हम यहाँ कहें कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले। ये हमारा ये आपको ये प्रे भी कर सकते हैं और विश भी कर सकते हैं, प्रार्थना या इच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रार्थना या इच्छा। और ये कहें आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो आपको एक अच्छी नौकरी मिले तो क्या होगा? आशीर्वाद। ये आपका ब्लेस हो जाएगा। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे कहें मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम्हें नर्क हो। इसका मतलब मे यू गो टू हेल, तुम्हें नर्क हो। तो देखिए नर्क हो इसका मतलब ये कर्स हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कर्स, श्राप हुआ। जैसे हम कहते हैं मे यू डाई ऑफ कोलरा, तुम कोलरा से मरो, ये कर्स हुआ, श्राप हुआ। ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों श्राप हुआ। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी अच्छी तरह से समझा दूंगा, और उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर जो 4 सेंटेंस होते हैं उसको भी अच्छे तरह से समझा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।